हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार का संपूर्ण इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, बिहार स्पेशल में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है ये आपके लिए। बीपीएससी में बहुत अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी एग्ज़ाम में यानी कि आपके रिज़ल्ट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कभी कभी 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 2-4 घट जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं। और जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बिहार स्पेशल छूटना नहीं चाहिए, प्रश्न कभी गलत ही नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत सटीक किताबें भी है। सटीक किताबों में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट का सटीक किताब ही पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम को फाइट करने का जो तरीका है वो सटीक किताब से ही मिलता है, ख़ास करके सिविल सर्विसेज में। तो हम लोग बार बार यही चर्चा कर रहे थे कि इम्तियाज़ अहमद का जो किताब है बिहार स्पेशल को लेकर के 1 से लेकर के अगर 72 या 73 पेज तक आप पढ़ते हैं तो आपके इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर सवाल है और यह जो प्रश्न है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसी समय यह सवाल पूछा हुआ है और री एग्ज़ाम हुआ था, है ना, 2020 में, उसी में यह सवाल पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि बिहार के, है ना, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इन ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, है ना, कौन सा आंसर है जो सही हो जाता है। बिहार के चिरांद, है ना, और चिरांद पता ही होगा, यह सारण डिस्ट्रिक्ट में अभी स्थित है, वर्तमान के सारण में यह स्थित है। चिरांद जो है ना, नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या हो जाएगी, है ना। इसका आंसर जो है इसमें सी हो जाता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, नौपाषाणिक संस्कृति हो जाएगी, है ना, नौपाषाणिक संस्कृति। थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए चिरांद जो है पूछा गया सवाल है यह वर्तमान के सारण में स्थित है, सारण में स्थित है। इसको 1962 और 63 में इसका उत्खनन किया गया था। 1962 और 63 में इसका, है ना, 1962 और 63 में इसका उत्खनन प्रोफेसर वीके सिन्हा के द्वारा किया गया, है ना। प्रोफेसर वीके सिन्हा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, इसका उत्खनन। और यहाँ से यानी कि इस चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रचुर मात्रा में पूछा जाता है, प्रचुर मात्रा में हड्डी के, है ना, हड्डी के उपकरण मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हिरण के सींगों की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया गया है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा हिरण के सींगों की मात्रा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राप्त होता है। कहाँ से? तो बिहार के चिरांद से। और चिरांद कहाँ पे है? तो सारण में स्थित है ना। यहाँ से नौपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य ही नहीं बल्कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे, यहाँ से जैसे बिहार के चिरांद हो जाता है जो सारण में है, उसके बाद ये चेचर से ही मिलता है और चेचर जो है वर्तमान के वैशाली में है ना, चेचर से भी प्राप्त होता है। और सोनपुर जो गया में स्थित है ना, गया में स्थित है, सोनपुर से भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ मिलती है। और मनेर से, जो मनेर पटना में स्थित है, यहाँ से भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ मिलती है, जो प्रश्न पूछा गया है ना। तो इस चिरांद से नौपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं, यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है। और नौपाषाणिक संस्कृति सिर्फ चिरांद से ही प्राप्त नहीं होती बल्कि यह चेचर से भी प्राप्त होता है। और चेचर जो है वर्तमान के वैशाली में स्थित है ना।
वर्तमान के वैशाली में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर बहुत बार यह सवाल पूछा गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ में। अगला प्रश्न हो जाएगा 66 बीपीएससी में, यह भी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उस समय यह प्रश्न जो है पूछा गया है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, है ना। तो ये है, और यहाँ से हमेशा पीटी और मेंस में प्रश्न पूछा जाता है ना। पीटी और मेंस में 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की योगदान बताइए, इनकी भूमिका बताइए। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की बहुत सारा चीज़ें हैं जो मेंस में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है पीटी और मेंस के लिए, है ना। पीटी और मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीर कुंवर सिंह की, है ना, वीर कुंवर सिंह की यहाँ पे हम लोग देखेंगे 42 नंबर सवाल। वीर कुंवर सिंह की जगदीशपुर में, है ना, जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल हो जाता है। इसका आंसर क्या है? 22 अप्रैल हो जाएगा, है ना। 22 अप्रैल 1858 को। यहाँ से हम लोग कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनेगा। देखिए, बिहार में 1857 की जो क्रांति हुआ, है ना, इसका जो प्रारंभ है, 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है ना, यह आपके हो जाएगा 12 जून, है ना। 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है। 1857 की क्रांति जो बिहार में प्रारंभ होती है वह 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है। यह देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ होता है ना। यह देवघर जिला के, है ना, देवघर जिला के रोहिणी गांव से 1857 की जो क्रांति है बिहार में वो यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे भारत में हम लोग बात करते हैं तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 1857 की जो क्रांति है 10 मई को प्रारंभ हो जाता है मेरठ से। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है ना। बहुत बार यह सवाल क्या है, पूछा गया है। 10 मई को भारत में यह प्रारंभ होता है, मेरठ से प्रारंभ होता है ना। उसी तरीके से बिहार में 1857 की जो क्रांति है 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है, वो देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ होता है ना। देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ होता है। एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा 25 जुलाई, है ना, 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को ये 34वीं रेजिमेंट के 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद ये वीर कुंवर सिंह से मिलते हैं, है ना। वीर कुंवर सिंह से मिलते हैं और तब जाकर के वीर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है। और ये 27 जुलाई को वीर कुंवर सिंह जो है ना, वीर कुंवर सिंह जो है आरा पर अधिकार कर लेते हैं। आरा पर क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। 27 जुलाई को वीर कुंवर सिंह आरा पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। इस समय तक अगर देखा जाए वीर कुंवर सिंह की बात तो देखिएगा 23 अप्रैल को हमेशा ही 23 अप्रैल को, है ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट हम लोग कर रहे हैं, 30 अप्रैल को हमेशा यानी कि वीर कुंवर सिंह के याद में ही यहाँ पे विजय दिवस मनाया जाता है ना। विजय दिवस जो है, विजय दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। वीर कुंवर सिंह के बारे में कहावत है, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ये कहावत जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया वीर कुंवर सिंह के बारे में। ठीक है। चलिए और भी कुछ हम लोग जानेंगे यहाँ से। देखिए, पटना में 1857 का जो नेतृत्व हुआ, है ना, पटना में पूछा जाता है, पटना में 1857 का जो नेतृत्व किया उनका नाम है पीर अली, है ना। पीर अली नाम है। पीर अली ने 1857 की जो क्रांति हुआ था जिसका नेतृत्व पटना में उन्होंने किया, उनका नाम है पीर अली। और ये पटना सिटी के रहने वाले हैं, है ना। ये पटना सिटी के रहने वाले हैं और गुरहट्टा जो मोहल्ला है वहीं के निवासी थे।
है ना, गुरहट्टा जो मोहल्ला है, गुरहट्टा जो मोहल्ला है यहीं के रहने वाले हैं पीर अली, पूछा गया सवाल है। उसके बाद 1857 की क्रांति में छपरा में भी विद्रोह हुआ और छपरा में जो नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद हुसैन खान जो है ना, मोहम्मद हुसैन खान यही नेतृत्व कर रहे थे यहाँ से, है ना। मोहम्मद हुसैन खान जो है यही छपरा से इसका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि 1857 की क्रांति मुजफ्फरपुर में भी प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, और यह 66वीं बीपीएससी में 2020 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ भी हम लोग देखते हैं, यह भी आपको 66वीं बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें यह पूछा गया सवाल है, और यह एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। 2020 में यह भी एग्ज़ाम आपको हुआ है ना। तो चलिए प्रश्न कहता है यहाँ पे कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, है ना, 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, है ना। 16वां अधिवेशन कहता है कहाँ हुआ था, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगर हम लोग जितना भी पूछा हुआ प्रश्न है अगर सही तरीके से एक बार इसका अध्ययन कर ले, है ना, प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। अगर गलत होता है तो आपको ज़रूर उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करना चाहिए, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न गलत हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रिजल्ट में एक ही काम करना चाहिए कि ये स्कोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। स्कोर बढ़ाने का 2 तरीका है। सबसे पहला कि जो टॉपिक आपने यानी कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, कोई नया चीज़ें मत पढ़िए एग्ज़ाम के समय में, उसे बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, है ना। और जितने भी विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका ज़रूर एक बार स्टडी करिए, उसको ज़रूर एक बार बनाइए। ठीक है, जैसे मानते हैं कि ये प्रश्न आप बना रहे हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम तो वहीं अगल बगल जो भी है सारा चर्चा कर देते हैं, ताकि आपका अगर इस तरीके से प्रश्न बनता भी है ना, तो आराम से आप बना सकें। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का, है ना, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, है ना। 16वां अधिवेशन कहता है कहाँ हुआ था, इसका आंसर है हजारीबाग हो जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग हो जाता है। देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन है यह अक्टूबर 1921 को हुआ, है ना। अक्टूबर 1921 को होता है इसका, है ना, अधिवेशन होता है हजारीबाग में, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। जिसकी अध्यक्षता पूछा जाता है ना, जिसकी अध्यक्षता जो है वह सरला देवी ने किया था। ठीक है, सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी, सरला देवी ने। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ, कब, तो अक्टूबर 1921 में, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया, है ना, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ें और भी जानेंगे हजारीबाग से। जैसे हजारीबाग में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक सूर्य कुंड है ना, यहाँ पे हजारीबाग में एक सूर्य कुंड है ना। और ये सूर्य कुंड जो है ना, गर्म पानी की प्रसिद्ध यहाँ पे कुंड मिलेगा, है ना। अगर आप सर्दियों के समय में, ठंडा के समय में आप नहाइएगा तो उसका पानी एकदम ठंडा ही ठंडा मिलेगा। हाल ही में राधा मोहन सिंह के द्वारा हजारीबाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, भारतीय कृषि पूछा जा सकता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षणिक, है ना, और शैक्षणिक जो है यह भवन का उद्घाटन हुआ है। शैक्षणिक भवन का उद्घाटन हुआ है। हो सकता है यह सवाल आपसे पूछ दे, है ना। और ये केंद्रीय मंत्री जो थे राधा मोहन सिंह, उनके द्वारा हुआ, राधा मोहन सिंह के द्वारा हुआ। और ये होता है आपको हजारीबाग में ही होता है ना, हजारीबाग में ही हुआ। करंट से संबंधित भी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 43 हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए, 66वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है।
66वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है, कहता है कि 1904 ईस्वी में, है ना, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, है ना, गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार, है ना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, है ना, किया गया था। कहाँ पे किया गया था? यह 44 नंबर सवाल हो जाएगा, कहाँ पे किया गया था? ठीक है, यही सवाल है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, बिहार में। 1904 में देवघर में स्थापना हुआ था गोल्डन लीग की, है ना, और यह गोल्डन लीग का उद्देश्य जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, प्रश्न में ही उद्देश्य छिपा हुआ है, ब्रिटिश का बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति को और तीव्र बढ़ाने के लिए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ के लिए। जैसे स्वदेशी आंदोलन आप देखते होंगे 1905 में प्रारंभ हो जाता है ना, 1905 में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो जाता है, उसी के विरोध स्वरूप ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और ये प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या है? बिहार हो जाता है 44 का। देखिए, इसका प्रारंभ जो है बिहार के भागलपुर में प्रारंभ होता है ना। ये जो हम लोग गोल्डन लीग की स्थापना देख रहे हैं, जिसमें बहिष्कार का और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति जो दिखता है, इसका जो प्रारंभ है ना, बिहार के भागलपुर में यह प्रारंभ होता है। और इसकी शुरुआत अगर हम लोग देखें, जो यहाँ से शुरुआत हुआ, तीव्रता जो हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा 1906 से प्रारंभ होता है ना, 1906 से प्रारंभ होता है। और इसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया, स्वदेशवाद पर, यानी कि ये स्वदेशी जो है, इसी आंदोलन पे उन्होंने बहुत बड़ा स्पीच भी दिया और इसका समर्थन भी किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 45 नंबर सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट है यह सवाल। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि बाबा ठाकुर दास ने कहाँ पे, तो पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना, किस सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने? बाबा ठाकुर दास ने, है ना, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने किया था, है ना। 1900, आप देखते हैं यहाँ पे, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा, है ना। देखिए, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने किया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यह स्थापना पटना में कब किया गया? तो 1906 और 7 में इसका स्थापना किया गया, है ना, 1906-7 में पटना में इसका स्थापना किया गया, है ना, पटना में स्थापना किया गया। और यही बाबा ठाकुर दास ने बहुत इंपॉर्टेंट है, दी मदरलैंड, है ना, यहाँ पे देख लीजिए, दी मदरलैंड, है ना, दी मदरलैंड नामक एक समाचार पत्र का संपादन भी उन्होंने किया था। दी मदरलैंड, है ना, दी मदरलैंड समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन भी बाबा ठाकुर दास ने किया। एक और भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, हो सके कन्फ्यूजन ना हो जाए, है ना। मजहरुल हक ने मदरलैंड, है ना, मदरलैंड साप्ताहिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो मजहरुल हक है ना, मजहरुल हक ने ये मदरलैंड, ठीक है, मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक और प्रकाशन इन्होंने किया था, है ना। और ये जो इसका जो संपादन हो रहा था 1921 में उन्होंने प्रारंभ किया था, मदरलैंड का 1921 में। और 1921 में अगर हम लोग देखें तो देखिएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में ही किया गया। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ना, सदाकत आश्रम की जो स्थापना है, और ये सदाकत आश्रम महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रभावित होकर के मजहरुल हक ने प्रारंभ,
इसको बनाया था, जो वर्तमान में कांग्रेस का भी क्या है, वहाँ पे एक ब्रांच बन गया है ना। और इस सदाकत आश्रम जो है महात्मा गांधी के प्रभाव से बना, 1921 में इसकी स्थापना होती है सदाकत आश्रम की। और यही सदाकत आश्रम से ही मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका जो है वो निकलता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये 66वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 46 नंबर सवाल है आपका, है ना। 46 नंबर सवाल देखिए, और ये भी 66वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 46 नंबर। तो 46 नंबर कहता है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, है ना। स्वतंत्रता के बाद कहता है बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो अभी ऑप्शन और भी बाकी है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। और यह भी आपको 66वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 66वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम हो जाते हैं। जयराम दास दौलत राम हो जाते हैं कि देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी के बाद जो प्रथम राज्यपाल बने यहाँ के, यही जयराम दौलत राम हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके कालखंड के बारे में भी पूछा जा सके। तो ये जयराम दौलत जो राम है, यह 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947 से, है ना, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी, है ना, 11 जनवरी 1948 तक ये इस पद पे रहते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी, है ना, 11 जनवरी 1948 तक ये रहते हैं। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जो बने राज्यपाल यहाँ पे, उनका नाम है माधव श्री, है ना, माधव श्री हरि अने नाम रहता है, हरि अने, है ना। ये दूसरा व्यक्ति है, यानी कि जयराम दास दौलत राम के बाद ये दूसरा व्यक्ति हैं जो इस पद पर विराजमान होते हैं। इनका अगर हम लोग समय और कालखंड की अगर बात करेंगे, है ना, तो ये हो जाते हैं 12 जनवरी, है ना, 12 जनवरी 1948 से लेकर के, 12 जनवरी 1948 से लेकर के 14 जनवरी 1952 तक इस पद पे विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा जयराम दास दौलत राम हो जाते हैं, और उनके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं उनका नाम है माधव श्री हरि अन्य नाम रहता है। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनका हम लोगों ने काल भी देखा, 12 जनवरी से 1948 से लेकर के 14 जनवरी 1952 तक इस पद पे ये विराजमान रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47 नंबर सवाल है ना, यह भी आपको 66 में ही पूछा गया सवाल है। बिहार का कौन सा शहर, कहता है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। यह बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना। बिहार का कौन सा शहर जो है ना, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 47 का जो आंसर है इसमें दिया नहीं है, क्योंकि इसका आंसर राजगीर हो जाएगा, है ना, राजगीर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है उपरोक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें तो राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी पढ़ने को मिलता है। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यही वजह था कि भारत के जो प्रथम यानी कि मगध के सम्राटों ने अपनी राजधानी राजगृह और गिरिब्रज में ही बनाई थी। ठीक है, राजगृह और गिरिब्रज में ही बनाई थी, ताकि अलग अलग, यानी कि हो सकता है कि अलग जो वहाँ पे जो सम्राट हैं उनसे बचने के लिए या अन्य घटनाओं से बचने के लिए उन्होंने वहाँ पे किलाबंदी भी की। और ये जो है भौगोलिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो 5 पहाड़ियाँ है राजगीर को बहुत ही सुरक्षित बनाती है ना। तो थोड़ा सा हम लोग राजगीर के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो राजगीर में ये जो राजगीर है, यहाँ पे जो 5 पहाड़ियाँ है, उस 5 पहाड़ियों में हम लोग देखेंगे जिसका नाम है
एक का नाम है विपुल गिरी पहाड़िया, है ना, एक का नाम हो जाता है विपुल, है ना, विपुल गिरी पहाड़िया नाम रहता है ना, विपुल गिरी पहाड़िया नाम है ना। दूसरे का नाम है रत्नागिरी पहाड़िया, है ना, दूसरे का नाम है रत्नागिरी पहाड़िया, है ना, रत्नागिरी पहाड़िया। और एक नाम है उदयगिरी पहाड़िया, है ना, एक का नाम है उदयगिरी पहाड़िया। उदयगिरी पहाड़िया के बाद है स्वर्णगिरी पहाड़िया, है ना, एक का नाम है स्वर्णगिरी पहाड़िया। और जो पांचवा नाम हम लोग देख रहे हैं वो है वैभवगिरी पहाड़िया, है ना, वो हो जाता है वैभवगिरी पहाड़िया, है ना, गिरी पहाड़िया है। ये जो 5 पहाड़ियाँ है, इसी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर, है ना। और इसी राजगीर में पहला बौद्ध संगीति होता है जिस समय सम्राट अजातशत्रु होते हैं, है ना। अजातशत्रु के समय में ही यहीं पे राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और ये जो राजगीर है भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, विपुलगिरी पहाड़िया, रत्नागिरी पहाड़िया, उदयगिरी पहाड़िया, स्वर्णगिरी पहाड़िया, वैभवगिरी पहाड़िया हो जाता है ना। ये वैभवगिरी पहाड़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे देख लें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गया भी है, गया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। गया जो है यह 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गया जो है यह 3 पहाड़ियों से, है ना, 3 पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ, 3 पहाड़ियों से। जैसे में हम लोग पहला पहाड़ी की बात करें तो मंगला गौरी पहाड़ी, मंगला गौरी पहाड़ी, है ना, एक हो जाता है मंगला, है ना, मंगला गौरी पहाड़ी हो जाएगा, गौरी पहाड़ी। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे श्रृंग स्थान ये पहाड़िया है ना, श्रृंग स्थान पहाड़िया है यहाँ पे, इससे गया घिरा हुआ है। और तीसरा जो है वो रामशिला या ब्रह्म योनि पहाड़िया यहीं पे है, ठीक है, रामशिला पहाड़िया, रामशिला पहाड़िया या ब्रह्म योनि पहाड़िया, इन पहाड़ियों यानी कि इन 3 पहाड़ियों से जो गया है वो घिरा हुआ है। और गया भी भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मगध की राजधानी जो प्रारंभ में बनाई गई थी इसी राजगीर में बनाया गया था, है ना, राजगीर में बनाया गया था। बाद में देखिएगा पाटलिपुत्र का निर्माण अजातशत्रु के द्वारा होता है और अजातशत्रु के पुत्र जिसका नाम है उदयन, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को राजगीर से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, 48 नंबर सवाल देखेंगे, है ना। चलिए 48 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 48 नंबर सवाल कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें, है ना, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, है ना, अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। और देखिए यहाँ से यह बहुत VVI टॉपिक आपके लिए हो जाता है। यहाँ से हमेशा एक मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, या तो संथाल से प्रश्न पूछ देगा, नहीं तो मुंडा से प्रश्न पूछ देगा। ये आपके PT और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। प्रश्न एक बार और देखिए, कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। आंसर इसका B हो जाएगा, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाता है ना, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा और भी इसके बाद जानेंगे। देखिए संथाल जो विद्रोह है ना, 1855 से लेकर के 56 का ये काल माना जाता है। और संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है अक्सर पूछा जाता है, नेतृत्व, है ना, इसका नेता कौन था, इसका अगुआ कौन था, इसका नेतृत्व किसने किया। तो सिद्धू कान्हो चांद भैरव, है ना, सिद्धू कान्हो ये दोनों खास भाई थे, चांद भैरव भी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिद्धू और कान्हो, है ना, सिद्धू कान्हो और चांद भैरव, चांद भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह बहुत ही तीव्र गति से, मतलब समझिए कि तीव्रता उसमें थी, आक्रामकता थी उसमें, बहुत ज़्यादा दिख रहा था संथाल विद्रोह में, लेकिन वह असफल रहा।
अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 संथालों की मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। लगभग 10,000 संथालों की, है ना, संथालों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 10,000 संथालों की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल है ना, 49 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे कहता है 1857 के विद्रोह में, है ना, 1857 का जो विद्रोह है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है ना। विस्फोट का सही क्रम कहता है कि बताइए कौन सा हो जाता है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ, है ना। तो क्रम यहाँ पे पूछता है। देखिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। और आपको पता है ये जो है देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। जिस तरीके से भारत में मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई को, उसी तरीके से बिहार में इसका जो प्रारंभ है वो रोहिणी से प्रारंभ होता है ना। यह रोहिणी से प्रारंभ होता है और रोहिणी जो प्रारंभ होता है यहाँ पे 1857 की जो क्रांति है, यह 12 जून, है ना, याद रखिए 12 जून 1857 को, है ना, यह 32वीं रेजिमेंट के 3 रेजिमेंट के सिपाही जो लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं और जाकर के वीर कुंवर सिंह से मिल जाते हैं। और यह जो रेजिमेंट का जो नेतृत्व है बाद में वीर कुंवर सिंह के कंधों पे आ जाती है ना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो यही रोहिणी जो है, रोहिणी गांव जो है देवघर जिला में है ना। यहीं से प्रारंभ होता है। कब, 12 जून 1857 को। ठीक है। जब हम लोग पटना की चर्चा करेंगे तो पटना में 3 जुलाई 1857 को यह क्रांति, है ना, फैल जाते हैं। 3 जुलाई, है ना, 3 जुलाई 1857 को। और इसका नेतृत्व जो है पीर अली करते हैं, है ना। पीर अली करते हैं जो पटना सिटी के रहने वाले हैं, गुरहट्टा मोहल्ला है वहीं के रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को प्रारंभ होता है ना। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 25 जुलाई को प्रारंभ होता है ना। 25 जुलाई को प्रारंभ होता है यह। और उसके बाद आरा और जगदीशपुर की हम लोग अगर बात करें तो 26 जुलाई को जगदीशपुर में स्टार्ट हो जाता है, 26 जुलाई को, है ना। और सबसे बड़ी बात है 1857 की क्रांति में जो वीरता हमें दिखती है कुंवर सिंह के अंदर, उस उम्र में भी, सोचिए उस उम्र में भी बड़े बड़े जो कहा जा सकता है कि अंग्रेजी जो सेना नायक थे उसका समझिए कि छठी का दूध याद करा देते हैं। इसलिए उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है। और यह भी कहा गया है, जो हमको बार बार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ना। 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वीर कुंवर सिंह से प्रश्न पीटी और मेंस में हमेशा पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 1857 की क्रांति, है ना, बिहार स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 50 नंबर सवाल, है ना। 50 नंबर सवाल है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए कहता है कि बिहार के किस नेता ने, है ना, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा। देखिए राजकुमार शुक्ल के बारे में अगर बात करें तो ये चंपारण के निवासी थे। इनका घर मुरली भरहवा हो जाता है ना। इनका घर जो पूछा गया सवाल है, यह भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। मुरली भरहवा ये गांव के रहने वाले हैं और एक जमींदार थे, है ना। इनके पिता का जो नाम है, कुछ देख लीजिए, पिता का नाम है कोलाहल शुक्ल नाम है। पिता का नाम है कोलाहल, है ना, कोलाहल शुक्ल नाम हो जाता है। और माता का जो नाम है यहाँ पे, वो माता का नाम है केवला देवी, है ना। केवला देवी नाम है माता का। और ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं केवला देवी, ठीक है। सॉरी इनके पत्नी का नाम है, इनके पत्नी का नाम है केवला देवी,
और ये मुजफ्फरपुर के निवासी है। कहा जाता है राजकुमार शुक्ल के बारे में कि इन्होंने अपनी पूरी ज़मींदारी किसानों के हित में और किसान आंदोलन में उन्होंने लगा दिया। लगभग 200 बीघा ज़मीन था और 250 से कहीं ज़्यादा मवेशियाँ थे। और इनके बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो कफन खरीदने के लिए इनके पास रुपए तक नहीं थे। लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका, जिस तरीके से हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के किसान नेता के तौर पे जो चंपारण के राजकुमार शुक्ल हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौण हो जाता है, बहुत कम लिखता है। हालांकि सबसे ज़्यादा योगदान राजकुमार शुक्ल का ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है ना, लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल का, और वहीं पे आप बीती कहानी राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को सुनाते हैं। और यहीं लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार फिर से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही नरम और गरम दल दोनों एक साथ हो जाते हैं, है ना। नरम और गरम दल जो है दोनों एक साथ हो जाते हैं, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, है ना। सूरत अधिवेशन में क्या थे, अलग हो गए थे। गरम दल और नरम दल क्या थे, 1907 के अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे ये है कि मुस्लिम लीग पहली बार यहाँ पे क्या होती है, शामिल हो जाती है, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी भूल भी कहा जाता है ना। कब, 1916 में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, महात्मा गांधी से, है ना, यहीं पे। और महात्मा गांधी तिनकठिया जो प्रणाली जो लागू होता है चंपारण में, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा ज़मीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे असंतुष्ट व्याप्त हो गई थी चंपारण के किसानों को। उन किसानों को उन्होंने उससे निजात दिलवाई, और ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। लेकिन जितना बेहतरीन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखा जाता है, राजकुमार शुक्ल के बारे में पढ़ने को बहुत कम मिलेगा। हम लोगों तो बहुत सारा, आप पढ़ना चाहें तो बहुत डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लिखा भी गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है 50 नंबर प्रश्न हो जाता है, ठीक है।